गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 12th हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर को देखेंगे बेटा। और अगर आप इस पेपर को अच्छी तरह से देख ले रहे हैं तो इस साल का जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा बेटा 2025 में इस पेपर के ही पैटर्न में आपको मिनिमम 80 मार्क्स का क्वेश्चन इसी पेपर से आने हैं। आप ये श्योर कर लीजिए। आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, कौन सा आंसर को कैसे लिखना है ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या होगा कि आपको 10 बहुविकल्पी दिए जाएंगे। 10 क्या दिए जाएंगे बेटा? बहुविकल्पी, जिसमें से 5 होंगे गद्य के और 5 होंगे पद्य के, एक एक नंबर के। जैसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको पढ़िए बेटा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विचार और वितर्क के लेखक हैं। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्ण दास। तो सबको पता है बेटा कि जो विचार और वितर्क हैं इसके लेखक कौन है बेटा? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है बेटा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना कौन सी है? जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध उनकी रचना कौन? कल्प वृक्ष। अगर हम बात करें कल्प वृक्ष तो ये रचना है बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल की। किसकी बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल की। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ, ये रचना है बेटा आपकी किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। ये रचना किसकी बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट, माटी हो गई सोना, तो ये रचना है बेटा कन्हैया लाल मिश्र की। कन्हैया लाल मिश्र, या इन्हीं का नाम है प्रभाकर। और तट की खोज, ये रचना है बेटा हरिशंकर परसाई की। ये रचना किसकी बेटा? हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की। तो आपसे क्या पूछा गया बेटा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना कौन है? तो कौन सी रचना हो गई बेटा? ठेठ हिंदी के ठाठ। ये चारों याद रखना है कौन किसकी रचना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बदल सकता है। कल के दिन पूछा जा सकता है बेटा कि कल्प वृक्ष किसकी रचना है, या पूछा जा सकता है वासुदेव शरण की निम्न में से कौन सी रचना है। तो ये चारों रचनाएं याद होनी चाहिए आपको कि कल्प वृक्ष, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय, माटी हो गई सोना कन्हैया लाल प्रभाकर, तट की खोज हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नीड़ का निर्माण फिर से रचना की विधा। जो नीड़ का निर्माण है ये कौन सी रचना विधा है बेटा? ये आपसे पूछी जा रही। तो ये याद रखना बेटा ये आत्मकथा है। ये क्या है बेटा? आत्मकथा है। और अगर बात की जाए कि नीड़ का निर्माण फिर रचना किसने लिखी है तो याद रखना डॉक्टर हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है ये चीज। याद रखना बेटा कि जो नीड़ का निर्माण फिर से है ये एक आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसने लिखी बेटा? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा निबंध संग्रह है जो हरिशंकर परसाई का है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा हरिशंकर परसाई की अगर हम लोग बात करें, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है विचार प्रवाह। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा विचार प्रवाह, तो ये किसके द्वारा लिखी गई बेटा? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई बेटा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, पृथ्वी पुत्र। अगर हम बात करें बेटा पृथ्वी पुत्र की तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई बेटा? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है बेटा? इन्होंने एक लिखा था पत्रों और लेखकों का संग्रह। पत्रों और लेखकों का संग्रह, संग्रह। ठीक है, तो जो पृथ्वी पुत्र है ये क्या है बेटा? पत्रों और लेखकों का एक संग्रह है जो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। तब की बात और थी। अगर हम लोग बात करें तब की बात और थी, तो ये बेटा एक हरिशंकर परसाई द्वारा तो लिखा ही गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया बेटा? हरिशंकर परसाई द्वारा ही लिखा गया है। लेकिन ये एक आपका बेटा हास्य व्यंग है। ये एक क्या है बेटा? हास्य व्यंग है। जबकि सवाल में क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निबंध संग्रह, तो उनका जो निबंध संग्रह वो कौन है? क्षण बोले कण मुस्कुराए, ये भी
हरिशंकर परसाई ने लिखा है, लेकिन यह एक क्या है बेटा, निबंध संग्रह है। यह एक क्या है, निबंध संग्रह है। ये एक आपका क्या है बेटा, निबंध संग्रह है। ठीक, तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में याद रखना बेटा, तब की बात और थी, ये भी हरिशंकर परसाई की ही रचना है, लेकिन ये एक क्या है बेटा, हास्य व्यंग है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिए क्या कह रहा है। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। जो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो याद रखना, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, युगल किशोर शुक्ल। तो याद रखना, जो हिंदी की प्रथम पत्रिका थी उसके संपादक थे बेटा युगल किशोर शुक्ल। उसके संपादक कौन थे बेटा? युगल किशोर शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना है रस कलश। अगर हम लोग बात करें बेटा रस कलश, तो ये रचना किसकी बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। किसकी रचना है बेटा? अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। और ये एक काव्य है। ये क्या है बेटा? काव्य है, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है बेटा? ब्रज भाषा में। ये सब पॉइंट इसमें याद रखना बेटा, कि रस कलश क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया एक काव्य है। और जो किस भाषा में लिखा गया है बेटा? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। सिद्धराज की अगर हम लोग बात करें, अगला जो है बेटा सिद्धराज, तो याद रखना ये बेटा मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। सिद्धराज किसके द्वारा लिखा गया बेटा? मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। ये क्या है बेटा? एक नाटक है। ये क्या है बेटा? नाटक। और ये कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। 1909 में ये क्या हुआ था बेटा? प्रकाशित हुआ था। तो इतनी चीजें हमको याद रखनी है सिद्धराज के विषय में, कि जो सिद्धराज है वो किसकी रचना, सॉरी, जो सिद्धराज है वो किसकी रचना है बेटा? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह एक नाटक है। कब प्रकाशित हुआ? 1909 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ बेटा? 1909 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, काय कामायनी, तो कामायनी बेटा जयशंकर की रचना है। किसकी बेटा? जयशंकर जी की रचना है। और ये एक क्या है बेटा? महाकाव्य है। ये एक क्या है बेटा? महाकाव्य है। नेक्स्ट, लहर। अगर हम बात करें बेटा लहर, तो लहर किसके द्वारा लिखी गई बेटा? तो ये भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। और ये कहाँ है बेटा? 1933 में भारतीय भंडार इलाहाबाद में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। 1933 में इलाहाबाद में ये प्रकाशित हुई थी। कहाँ बेटा? इलाहाबाद के भारती भंडार में। कहाँ पे बेटा? भारती भंडार में ये पहली बार प्रकाशित की गई थी। तो लहर रचना किसकी बेटा? जयशंकर प्रसाद की। 1933 में पहली बार इलाहाबाद के भारती भंडार में इसको प्रकाशित किया गया था। तो क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन है? तो सिद्धराज है। कौन सी रचना है बेटा? सिद्धराज। और ये क्या है? यह एक नाटक है जो 1909 में प्रकाशित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है, ये पूछा जा रहा है। राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, नागार्जुन, डॉक्टर नगेन। तो याद रखना बेटा, प्रगतिवाद के सशक्त कवि मांगे जाते हैं नागार्जुन को। किसको माना जाता है बेटा? नागार्जुन को माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपसे कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। मास्को अभी दूर है के रचयिता हैं। मास्को अभी दूर है, इसके रचयिता कौन है बेटा? तो याद रखना शिव मंगल सिंह सुमन है। कौन है बेटा? शिव मंगल सिंह सुमन इसके रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? एक, दो, तीन, चार। तो याद रखना बेटा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादक के समय, किसके समय बेटा? संपादक में कुल 4 आपके सप्तक प्रकाशित हुए थे। कुल कितने बेटा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुमित्रा नंदन पंथ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में मिला था? लोकायतन पर, काला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर। तो याद रखना बेटा, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। किसमें मिला था बेटा? चिदम्बरा पर मिला गया था। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। अब इसके बाद क्या होगा बेटा? आपसे 10 नंबर में पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। कितने बेटा? 5 नंबर, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर, टोटल 10। इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। इसमें से आपको क्या किए जाएंगे बेटा? 2 गद्यांश दिए होंगे। प्रत्येक गद्यांश में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। कितने बेटा? 5। और उनमें से किसी एक गद्यांश के पांचों क्वेश्चनों को आपको आंसर करना और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग पहले वाले को ही करते हैं। क्या दिया गया है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है और वह देश उस आविष्कार के नामकरण के भी लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज़ के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज़ को समझने में भी दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, स्पुतनिक, ये आपको एक क्या दिया गया बेटा, गद्यांश दिया गया। अब इससे आधारित आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 5 क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। ये गद्यांश जो है इसका क्या लिखना है? संदर्भ। संदर्भ में क्या करना होता है बेटा? लेखक का नाम और जिस पाठ से ये लिया गया है उसके शीर्षक का नाम लिखना होता है। तो देखिए आप कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखना। अब ये हो गया, हमने डाल दिया प्रश्नोत्तर नंबर 3। अब पहले संकेत लिख देंगे। पहले हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? संकेत। अब संकेत कैसे लिखते हैं इसको ध्यान समझिए। शुरू के दो शब्द शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द शुरू के दो शब्द और लास्ट के दो शब्द लिखे जाते हैं। तो संकेत क्या लिखोगे तुम लोग बेटा? संकेत हो जाएगा विज्ञान की, क्योंकि यहाँ पे क्या, विज्ञान की दिक्कत होगी। विज्ञान की डॉट डॉट डॉट, सॉरी, लास्ट के शब्द हैं टेलीविजन स्पुतनिक, तो डॉट 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 टेलीविजन स्पुतनिक हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश का बेटा आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ कैसे लिखते हैं, इस तरह डालेंगे का नंबर संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि श्रेष्ठ विचारक और श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। जो किसके द्वारा लिखा गया बेटा? श्रेष्ठ निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया। बस इतना लिख दोगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की आपको क्या करना है बेटा? व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश कौन सा है बेटा? रेखांकित अंश ये है आपके पास। विज्ञान की प्रगति के कारण नई नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञान की प्रगति के कारण जो है डेली रोज एक नई चीज का आविष्कार हो रहा है। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जब कोई नया आविष्कार होता है तो उसको एक नई संज्ञा दी जाती है, उसके विषय में एक नई परिभाषा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि यानी कि रचना की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। और जिस भी देश में वो नई चीज आपकी बनाई जाती है या खोजी जाती है या तैयार की जाती है, उसी देश का काम है कि उसको उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई वो नाम देता है। और वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तित किए वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं। और खोज करने वाला देश जो नाम उस वस्तु का दे देगा, पूरे विश्व के अन्य देश भी उसी नाम से उस वस्तु को जानेंगे। अब इसको हमने रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो इस तरह से हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे? उपर्युक्त पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि यदि कोई विदेशी शब्द अपने भाव का संप्रेषण करने में सक्षम है तो उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज प्रत्येक देश में विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न आविष्कार हो रहे हैं और उन्हें नए नए नाम से भी दिए जा रहे हैं। प्रत्येक देश अपने द्वारा आविष्कृत वस्तु का अपनी भाषा के अनुसार नामकरण कर रहा है और दूसरे देश में भी वही नाम प्रचलित होता जा रहा है। ये आपका इसका हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कौन सा देश किसी आविष्कृत चीज के नामकरण को नया शब्द देता है। देखिए गद्यांश जब आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कौन सा देश देता है, तो उस आविष्कार का नामकरण का नया शब्द वही देश देता है जिस देश में उसका क्या होता है? आविष्कार होता है, यानी जहां पर उसकी सृष्टि होती। तो इसी को शब्दों में लिख देना है बेटा। जिस देश में जिस वस्तु का आविष्कार होता है वह देश ही उस वस्तु के नामकरण के लिए नया शब्द देता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता रहे तो क्या होगा? तो देखो इसमें सबसे नीचे लिखा है ये चीज, यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना नाम देता रहेगा, अलग अलग नाम देता रहेगा, तो उस चीज को समझने में क्या होगी बेटा? दिक्कत होगी। तो यही हमारा आंसर, इसको यहाँ लिख देंगे। यदि हर देश आविष्कृत वस्तु को अलग अलग नाम देगा तो उस वस्तु को समझने में दिक्कत होगी।
देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है, नई चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है। तो देखिए यहाँ लिखा है, विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजें निरंतर आविष्कार होता रहता है। तो किसके कारण है बेटा, विज्ञान की प्रगति के कारण। तो आंसर में हम इसी तरह से वहां लिख देंगे, क्या लिखोगे, नई चीजों का आविष्कार मुख्य कारण विज्ञान की प्रगति है। मुख्य कारण क्या है बेटा उसका, विज्ञान की प्रगति है। ठीक, अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वहां आपको कोई एक गद्यांश ही करना होगा, ये तो पहला वाला या अथवा करके इस तरह से एक दिया होगा उसको, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे पेपर सॉल्व है कर रहा हूं तो मैं दोनों को ही आपको बता दूंगा, लेकिन वहां आपको किसी एक को करना है। अब अगला पढ़िए क्या कह रहा है, जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो कुछ भी हम इस संसार में देख रहे हैं वो क्या है बेटा, ऊर्जा का स्रोत है। जैसे ही महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम जो मनुष्य है वो भी एक ऊर्जा का ही अंश है, इसलिए जब हमने यह जान लिया कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा हैं, यानी कि जो आत्मा और पदार्थ होता है दोनों अस्तित्व का हिस्सा है, वो एक दूसरे को पूरा तन्मायत रखे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरी तरह से संभाले हुए हैं, तो हमें यह एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो अगर हमने ये जान लिया कि पदार्थ और आत्मा एक ही हैं, दोनों कैसे हैं बेटा, और एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम ये समझ चुकेंगे कि भौतिक पदार्थों की अगर इच्छा हमारे अंदर हो रही कि हमारे पास गाड़ियां होनी चाहिए, हमारे पास कपड़े होने चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो इसका दृष्टिकोण भी शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक नहीं है, मतलब ये कहा गया है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आपको हर गद्यांश में मिलेगा, कोई भी गद्यांश करिए उसमें मिलना है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जितने भी चैप्टर आपके हिंदी के गद्य में दिए गए हैं बेटा, उन सबके चैप्टरों का नाम और उनके लेखकों का नाम जरूर याद कर लीजिए, चैप्टर का नाम और लेखकों के नाम, क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन तो आने आना है। तो देखिए उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो सबको पता है बेटा कि ये जो आपका गद्यांश दिया गया है तो किस चैप्टर दिया गया है, हम और हमारा आदर्श की चैप्टर दिया गया बेटा, हम और हमारा आदर्श चैप्टर दिया गया है। और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। इसके लेखक कौन है बेटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए संदर्भ कैसे लिखोगे आप, पहले तो संकेत लिखोगे, जो कुछ नहीं है, जो कुछ डॉट 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 नहीं है, संकेत हो गया हमारा, ये हमारा क्या होगा बेटा, संकेत। अब संदर्भ देखिए इसका कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है। हम और हमारा आदर्श नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जिसके लेखक कौन है बेटा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। बस इतना लिख देना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की बेटा क्या करना है, व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है, भौतिक पदार्थ की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक और गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। तो देखिए इसकी जब हम लोग व्याख्या करेंगे, कलाम जी का मानना है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कलाम जी ये मानते हैं कि भौतिकता और आध्यात्मिकता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, और ना ही वो भौतिक मानसिकता को गलत मानते हैं, और ना ही वो भौतिक मानसिकता को गलत मानते हैं। आत्मा व पदार्थ सभी का अपना अस्तित्व है, आत्मा का और पदार्थ का सभी का अपना अपना अस्तित्व है। आत्मा व पदार्थ दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं, और आत्मा और पदार्थ क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। अतः कलाम जी कहना चाहते हैं कि भौतिकता कोई गलत चीज नहीं है। तो कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि भौतिकता या भौतिक चीजों की इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, महर्षि अरविंद ने क्या कहा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेटा, जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा कि हम भी ऊर्जा का ही अंश है। उन्होंने क्या कहा कि हम भी ऊर्जा का अंश है, तो यही आंसर में लिख देंगे। महर्षि अरविंद जी ने कहा कि मनुष्य भी ऊर्जा का ही अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वो क्या है। तो देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कहीं पे होना चाहिए, इसलिए हम मुझे जान लिया, आत्मा और आदर्श दोनों ये पूरी तरह से हैं। जैसा कि महर्षि ने कहा कि अंश है, इसलिए हम ये जान लिए कि आत्मा और दोनों अस्तित्व में एक दूसरे के तरफ रखते हैं, और एहसास है कि भौतिक दृष्टिकोण है। तो क्वेश्चन क्या है कि हम इस संसार में जो कुछ देखते हैं वह क्या है, तो वह एक ऊर्जा है, ये लिखा है। हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हो किसका स्वरूप है, ऊर्जा का। तो यहाँ हम उसको आंसर लिख देंगे कि हम इस संसार में जो कुछ भी देखते हैं वो ऊर्जा का ही स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तित्व और तादात्म्य शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अस्तित्व का मतलब होता है बेटा होना या मौजूदगी,
और तादात्म्य का मतलब होता है पहचानना या समझ कर कहना, पहचानना या समझ कर कहना। तो इतना आपको कर देना है, तो 10 नंबर यहाँ से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको देखिए ध्यान से। देखिए अब इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसमें क्या दिए जाएंगे, दो पद्यांश दिए जाएंगे और दोनों में बेटा 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो कोई एक पद्यांश को पढ़ना है और उसमें पूछे गए 5 क्वेश्चनों का आपको नंबर मिल जाएगा, उसको जब सही से लिखेंगे। जैसे पहला देखिए गद्यांश क्या कह रहा है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। शक्ति के विद्युत कण जो अस्त व्यस्त विकल बिखरे चारों तरफ बिखले हैं, निरुपाय उपाय के बिना, समन्वय करे उसका समंत विजयनी मानवता हो जाए। अब इसका आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, उपरयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपरयुक्त पद्यांश का बेटा क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो ध्यान देखिए, सबसे पहले संकेत लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, संकेत। संकेत कैसे लिखना है ये मैंने आपको भी बताया था कि आपको 2 शब्द पहले के और 2 शब्द लास्ट के लिखना है। तो शक्ति के हो जाए, शक्ति के हो जाए, तो शक्ति के डॉट डॉट हो जाए। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कामायनी महाकाव्य से लिया गया। तो आप याद रखना, ये जो आपको पंक्तियां दी गई पद्यांश की, एक काव्य खंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। और यह शीर्षक कहाँ से आया बेटा, कामायनी महाकाव्य का एक छोटा सा भाग है। नेक्स्ट, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कौन है, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो देखिए इसका व्याख्या कैसे करेंगे बेटा, श्रद्धा मनु से कहती है कि जीवन के प्रति हताशा और निराशा को त्याग कर आपको लोक मंगल के कार्यों में लगना चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य कार्य संसार में विभिन्न शक्तियों में पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। विश्व की विद्युत कणों के समान जो भी करोड़ों करोड़ शक्तियां हैं, वे सब बिखरी पड़ी हैं, जिस कारण जीवन में उनका कोई भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उन सब शक्तियों को एकत्रित कीजिए और उनमें आया समन्वय स्थापित कीजिए, जिससे उन शक्तियों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके। इसी में मानवता का कल्याण निहित है। यदि आप यह समन्वय स्थापित करने में सफल हो गए तो सर्वत्र मानवता का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। इतना आपको इसकी व्याख्या कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को कौन सी बात बताई है। तो देखिए अभी जब आपने पढ़ा था तो श्रद्धा ने मनु को क्या बताई है कि मानवता को विजय किन उपायों के द्वारा आप कर सकते हैं, इसके विषय में बताया है। तो इसको हम लिख देंगे कि इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। किसकी बेटा, मानवता की विजय का क्या बताया, उपाय बताया है। नेक्स्ट बेटा, समस्त सृष्टि की रचना किसने की है। तो समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है। किससे हुई बेटा, विद्युत कणों से। लास्ट क्वेश्चन, श्रद्धा के मनु को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा आप लोग, श्रद्धा के मनु को बिखरी पड़ी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके उनके उपयोग द्वारा मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया है। ठीक, तो इतना लिख दोगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। देखिए वहां आपको कोई एक करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको पेपर सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं दोनों ही बता रहा हूँ। दूसरा देखिए काव्य क्या दिया गया है और उसके 5 क्वेश्चन कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा बेटा। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मरु नंदन कानन का फूल बने, कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो ये आपका देखिए एक आपका गद्यांश दिया गया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन, प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आप संकेत लिखेंगे। संकेत में पहले के 2 शब्द और बाद के 2 शब्द आपको लिखने होते हैं। देखिए
अब इस क्वेश्चन को आप अपने से कर लेना बेटा। इसमें आपको सिर्फ पद्यांश का संदर्भ लिख करके, यानी कि इस किस अध्याय से लिया गया है, उसके शीर्षक और किसके द्वारा लिखा गया है पद्यांश, ये आपको लिख करके मुझको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी इसको अपने आप कर लेना, ये HW आपके लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा। कितने नंबर का होता है बेटा? 5 नंबर का। वासुदेव शरण अग्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो मैं आपको बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आपको ये तीनों तैयार कर लेने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का क्या होगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस तरह से एक हेडिंग डालना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, और एक इंडेक्स बना देना है कि जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में, जन्म स्थान मेरठ के उत्तर प्रदेश में, उपाधि PhD डीलिट, भाषा पौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, वांगधारा, कल्पवृक्ष। शैली थी विचारात्मक व्याख्यात्मक। मृत्यु हुई 27 जुलाई 1967 में। अब पूछ तो वहां बेटा आपसे रहा है साहित्यिक परिचय, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें जीवन परिचय जरूर लिख दिया करिए। जीवन परिचय में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे। इनके माता और पिता कहाँ रहते थे बेटा? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। और इनका बाल्यकाल कहाँ व्यतीत हुआ बेटा? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और लखनऊ विश्वविद्यालय में पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर इनको PhD की उपाधि से विभूषित किया गया। यहीं से इन्होंने डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। और यहीं से इन्होंने क्या की थी बेटा? डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान भी माने जाने लगे थे। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम चलते हैं बेटा साहित्यिक परिचय में। तो देखिए साहित्यिक परिचय आप कैसे लिखेंगे बेटा। डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। साहित्यिक परिचय में उनको जो पुरस्कार मिले और जो जिन जिन पदों पे वो कार्यरत थे उन पदों को हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है बेटा कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के जो पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षण, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक थे, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके और कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। और इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना क्या बनाया था बेटा? विषय बनाया था। इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म का उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन भारतीय इतिहास को प्रमाणित रूप प्रस्तुत किया। वे अनुसंधाता, निबंधकार, संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। अब कृतियां देखिए, तो इनकी अगर हम लोग निबंध संग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी पुत्र, वांगधरा, भारत की मौलिक एकता, माता भूमि, कल्प वृक्ष, कला और संस्कृति, ये इनके कुछ प्रमुख निबंध हैं बेटा। शोध में बात की जाए तो पाणिनि कालीन भारत पे इन्होंने शोध किया। संपादक जायसी कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाण भट्ट के हस्तचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। इतना कुछ आपको लिख देना है। और आपका अगर हम यहाँ से बात करें थोड़ा सा और बेटा कि इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों को भी संपादन किया था। भाषा शैली की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो अग्रवाल जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली थी। अग्रवाल जी की भाषा कैसी थी बेटा? शुद्ध थी, परिष्कृत खड़ी बोली थी। इन्होंने जिसमें व्यवहारिकता, सुबोधता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान थी। जिसमें बेटा आपकी क्या क्या? सुबोधता, व्यवहारिकता और स्पष्टता सर्वत्र विद्यमान थी। शैली के रूप में इन्होंने गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक और उद्धरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता के से किया। इतना आपको लिख देना है बेटा, ये आपको पूरे 5 नंबर दिला देंगे। अब हम चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपसे बेटा इसी तरह का कवियों में एक पूछा जाएगा साहित्यिक परिचय और उसकी प्रमुख कृतियां 5 नंबर की। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो आप यहाँ से बेटा केवल रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लीजिए और 200% है कि आपका रामधारी सिंह दिनकर का ही आपसे वहाँ पूछा जाएगा। अब रामधारी सिंह दिनकर का क्या है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखिए कैसे उसको करना है। रामधारी सिंह दिनकर जीवन परिचय। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था।
इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनकी 2 वर्ष की ही अवस्था में पिता का देहावसान हो गया था। 2 वर्ष की ही अवस्था में इनके पिता का क्या हो गया था बेटा, देहावसान हो गया था। अतः बड़े भाई बसंत सिंह और माता की छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। इनका स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास चेन्नई में हुआ था। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय बेटा। अब अगर हम इनके साहित्यिक परिचय की बात करें तो साहित्यिक परिचय में दिनकर जी की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्तनकारी सोच थी। दिनकर जी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या थी बेटा, उनकी परिवर्तनकारी सोच थी। उनकी कविता का उद्भव छायावाद युग में हुआ। कब हुआ बेटा, छायावाद युग में हुआ। और वह प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि के युगों से होकर गुजरी। इस दीर्घ काल में जो आरंभ से अंत तक उन्होंने काव्य में रही वह है उनका राष्ट्रीय स्वर। दिनकर जी राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक थे। ये लोक के प्रति संजना और जन धारणा के प्रति समर्पित कवि रहे। ये तो हो गई बेटा इनका साहित्यिक परिचय। अब इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो कृतियों में दिनकर जी का साहित्यिक विपुल है, जिसमें काव्य के अतिरिक्त विविध विषयक गद्य रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं निम्न हैं। बाल साहित्य में बात की जाए बेटा, धूप छाए, मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह। कविता संग्रह में बात की जाए बेटा, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, कवित्री, सीपी और शंख, परशुराम की प्रतीक्षा, इसमें तिलक, हारे को हरिनाम। अगर हम खंड काव्य की बात करें तो रश्मि रति काव्य रचना है, रेणुका, हुकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। बस इतना कुछ आपको लिख देना बेटा। ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का पूरा जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय है। आपको पूरे 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब हम चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या वहां पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जाएगा बहादुर कहानी। ये भी 5 नंबर का कहानी से होगा। क्वेश्चन कह रहा है बहादुर कहानी की कथा वस्तु की विवेचना करना, वो भी कितने में बेटा, 80 शब्दों में करना है। और या फिर उसकी जगह आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दो, और पंचलाइट का नहीं लिखना है तो ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दो। तो मैं यहाँ पर बेटा बहादुर की कथा वस्तु की विवेचना करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए मेरे हिसाब से आप केवल बेटा बहादुर कहानी का सारांश, कथा वस्तु और इसका बेटा उद्देश्य, ये 3 चीजें तैयार कर लीजिए। 5 नंबर में और कोई कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बहादुर को तैयार कर लीजिए। बहादुर का सारांश, बहादुर की कथा वस्तु और बहादुर का उद्देश्य। और यहीं से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा कहानी में। देखिए बहादुर कहानी का कथा वस्तु पूछी तो मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको कथा वस्तु कैसे लिखना है बेटा। बहादुर कहानी की कथा वस्तु, अमरकांत जी द्वारा लिखित कहानी बहादुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार के लोगों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की कहानी है। जो आपकी बेटा ये बहादुर कहानी है, ये अमरकांत जी द्वारा लिखी के एक बहादुर मध्यम वर्गीय परिवार के नौकर के विषय में कहानी बताई गई है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का। बहादुर कौन है बेटा, एक नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर आ जाता है। जो अपनी माता के दुर्व्यवहार के कारण तंग होकर के घर छोड़ देता है और शहर चला आता है, और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करता है, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगता है। वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से लेकर मार पीट तक की नौबत आ जाती है। झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और उसे पीटा भी जाता है। एक बार उसकी झूठी चोरी का आरोप लगता है और उसकी पिटाई भी कर दी जाती है, जिसके कारण बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। जिसके कारण बहादुर क्या करता है बेटा, घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो गए थे। अब वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे थे स्वयं से। बहादुर का घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप कर रहे थे। इसमें उनको पछतावा हो रहा था कि हमने गलत किया उसके साथ, तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं कि अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होते तो वो क्यों जाता। परंतु अब पछताने होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर ने सहनशीलता और सम्मान की भावना कूट कूट कर भरी है। इससे इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। बस इतना लिख देना है और 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए खंड काव्य का है। किसका है बेटा, खंड काव्य का। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको किसी एक खंड का उत्तर देना है। तो खंड काव्य सब जिलों में अलग अलग चलते हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन आप अपने अपने जिले के हिसाब से कर लेना। अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कि अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है। देखिए अब यहाँ से खंड का है बेटा, यहाँ संस्कृत का एक गद्यांश और संस्कृत का एक पद्यांश दिया जाएगा और उसका हिंदी में अनुवाद करना होगा आपको बेटा। उसका हिंदी में क्या करना होगा, अनुवाद करना होगा। और उस अनुवाद के आपको पूरे 7 नंबर दिए जाएंगे, 7 नंबर का पद्यांश और 7 नंबर का गद्यांश पूछा जाएगा। जैसे हम चलते हैं बेटा, गद्यांश के पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। लिखा है साफ साफ, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आसमाका है, रामायण है, महाभारत वाला, ये हो गया बेटा। तो इसको देखिए, और एक आपको दिया है सेकंड, हंस राज है आत्मना चित्त रुचिता है वाला हो गया। तो अब देखिए मैं इसी को करा देता हूँ सेकंड वाला बेटा। देखिए संकेत इसका सबसे पहले लिखेंगे तो हंस राजा है आत्मना से प्रसार नर्ति तुमार बध्यान तक दिया गया है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले इसका हमको संदर्भ लिखना है बेटा। संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रत्युष गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के नृत्य जातकम खंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा, नृत्य जातकम खंड से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद बेटा, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि वह आए और अपने मनपसंद पति का चयन करे। अपने मनपसंद पति का क्या करे बेटा, चयन करे। हंसराज की पुत्री ने पक्षियों के समूह में दृष्टि डालते हुए मणि के रंग जैसी गर्दन और रंग बिरंगे पंखों वाली मोर को देखकर कहा, आज भी तुम मेरी शक्ति को नहीं देखती हो। यह कहकर मोर ने गर्व के साथ तथा लज्जा को त्याग कर पक्षियों के उस समूह में नृत्य करने लगता है और नृत्य करते करते वह नग्न हो जाता है। इसका इतना हिंदी अनुवाद है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से एक बेटा आपको पद्यांश दिया जाएगा। एक क्या दिया जाएगा बेटा, पद्यांश। उसमें भी आपको क्या करना होगा, उसका हिंदी में संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। जैसे पहला बेटा क्या दिया है, प्रीणति है यह है सुचरिते पुण्य कृत्यो लभंते, ये वाला पहले हम लोग करते हैं। तो देखिए संकेत लिखेंगे बेटा, प्रीणत्य यह पुण्य कृत्यो लभंते। तो संदर्भ की अगर बात की जाए तो ये सुभाष रत्नान का श्लोक है बेटा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी से लिया गया है या सुभाष रत्नान नामक शीर्षक लिया गया है। हिंदी में अगर अनुवाद करना है तो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र, पति के हित चाहने वाली पत्नी और आपत्ति में तथा सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र की प्राप्ति इस संसार में पुण्यशाली व्यक्ति को ही होती है। ये इसका पूरा हिंदी अनुवाद है। अब इसी में देखिए एक और दिया है, ऋषियो राक्षसी महु वाच मुन हटरो सा यौनी सर्व वैराणय सा ही लोकस्य निहति। अब इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका संकेत पहले लिख लेंगे बेटा, ये आपका संकेत होगा। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नान शीर्षक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटा, सुभाष रत्नान शीर्षक से लिया गया है। अब अगर हम इसका हिंदी में अनुवाद करें बेटा तो इन पंक्तियों में बताया गया है कि ऋषियों के उन्मुक्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा गया है। कौन सी वाणी कहा गया बेटा, राक्षसी वाणी कहा गया है, जो संसार में सभी प्रकार के बैरों तथा विपत्तियों को जन्म देती है। जो संसार के सभी प्रकार के बैरों तथा विपत्तियों को क्या करती है, जन्म देती है। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, कह रहा है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक प्रयोग करना है। किसी एक का अर्थ लिख के क्या करना है बेटा, वाक प्रयोग करना है। आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बेटा, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर चोर भाग गया। दूसरा है बेटा आपके पास, जहां चाहे वहां राह है। तो इसका अर्थ होता है बेटा, दृढ़ इच्छा होने पर उसको पाने का मार्ग स्वयं मिल जाता है। दृढ़ इच्छा होने पर उसको पाने का मार्ग क्या हो जाता है बेटा, स्वयं मिल जाता है। अगर हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कैसे लिखोगे बेटा, यदि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन कार्य को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि जहां चाहे वहां राह। तीसरा है बेटा, तिल का ताड़ बनाना। तो इसका अर्थ होता है किसी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। किसी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना। वाक्य प्रयोग, एक छोटे से बच्चे के रोने से तुमने तो तिल को ताड़ बना दिया। नेक्स्ट है बेटा, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो अर्थ होता है दूर की चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, दूर से चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। वाक्य प्रयोग बेटा, पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित होता है, लेकिन वहां जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहाने लगने जैसा होता है। तो ये आपके देखिए चारों के मैंने करा दिए, लेकिन वहां कोई एक आपको करना है। यहाँ हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैंने आपको चारों करा दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा,
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प का चयन करना है। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? महे प्लस स्वर है, महा प्लस ईश्वर है, महा प्लस ईश्वर, मही प्लस ईश्वर। तो याद रखना बेटा, अगर हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं किसका बेटा? महेश्वर का, तो महेश्वर का संधि विच्छेद होता है बेटा महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर। यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो आपका बड़ा आ होता है, महा का बड़ा आ और बड़ी ई आपस में मिल के बना देती है बेटा ए। क्या बना देती है बेटा? ए। तो हो जाता है महेश्वर। और यहाँ पे कौन सी संधि है बेटा? तो ये याद रखना बेटा, गुण संधि है। कौन सी है? गुण संधि। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला, उपरयुक्तम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊपर प्लस उक्तम, उपरयुक्तम, उपयुक्तम, उपर्युक्तम। तो याद रखना बेटा, उपर्युक्तम का संधि विच्छेद होता है बेटा ऊपरी प्लस उक्तम। यहाँ पर क्या होगा बेटा? छोटी ई और ऊ, छोटी ई और ऊ को मिल करके बनेगा याऊ। क्या बनेगा बेटा? याऊ। और याऊ बनने का मतलब कौन सी संधि हो गई बेटा? ये यण संधि है। कौन सी है बेटा? यण संधि है। नेट, पावकह का संधि विच्छेद क्या है? तो पावकह का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बेटा? पावकह का हो जाएगा पा प्लस वकह, पो प्लस अकह, पौ प्लस अकह, पाव प्लस अकह। तो पौ प्लस अकह, क्योंकि आओ प्लस आ आपस में मिल के बनाते हैं बेटा आओ। क्या बनाते हैं? आओ। और ये कौन सी संधि है बेटा? तो अयादि संधि है। कौन सी बेटा? अयादि संधि। ठीक है, तो ये सही विकल्प का चयन हो गया। नेक्स्ट चलिए, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन का चयन करना है। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है बेटा? आत्मना शब्द की विभक्ति और इसका वचन बताना है कि ये किस विभक्ति का है और कौन सा वचन है। तो ध्यान से देखना बेटा, ये आपका कौन सा है? पहला आत्मना। तो आत्मना जो है बेटा ये आपकी तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति बेटा? तृतीय विभक्ति एक वचन है। तृतीय विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामने शब्द में विभक्ति का चयन कीजिए। तो नामने शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो नामने क्या है बेटा? चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है। चतुर्थ विभक्ति क्या है बेटा? एक वचन है। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करना है। सूत, सूत का मतलब होता है बेटा पुत्र। सूत का मतलब क्या होता है बेटा? पुत्र। और सूतः का मतलब होता है सारथी। सूतः का मतलब क्या होता है बेटा? सारथी। तो ये आपका हो गया पुत्र सारथी। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बेटा जलद और जलधि। जलद का मतलब होता है बेटा आपके पास, अगर हम लोग बात करें जलद की, तो जलद को बोलते हैं बेटा बादल और जलधि को बोलते हैं समुद्र। तो बादल और समुद्र ऑप्शन नंबर सात करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। जैसे भुजंग है, तो भुजंग को क्या कहते हैं बेटा? इसको सर्प कहते हैं, या इसी को आप लोग काला सांप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? काला सांप। अगर हम हार की बात करें, तो हार को हम लोग बोलते हैं असफलता, या फिर बोलते हैं गले का हार, या फिर इसी का नाम क्या होता है बेटा? गले का हार। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास? पर। पर का मतलब होता है पंख, या फिर इसका मतलब होता है लेकिन। अर्क, अर्क का मतलब होता है बेटा नाव, या फिर बड़ा जहाज, बड़ा जहाज। तो कोई किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखने हैं। यहाँ मैंने सबके दो दो अर्थ लिख दिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करना है। किए गए उपकार को ना मानने वाले को तुम क्या कहते हो? जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सात सही हो जाएगा। कम बोलने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मितभाषी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? मितभाषी कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला है तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। तो यहाँ पर तो शब्द हटा दीजिए बस, अब आपका सही हो जाएगा तुम कुर्सी पर बैठे हो। नेक्स्ट, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो ये हो जाएगा इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हुए हैं। अब ये सही हो गया। तीसरा, कृपया अनुमोदक करने की कृपा करें। कृपया अनुमोदन करने की कृपया करें। तो अनुमोदन को हटा दीजिए, वो कृपया को हटा दीजिए बस, अब ये सही हो गया। अनुमोदन करने की कृपा करें। आप प्रातः काल के समय आइएगा। आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आप प्रातः काल के समय आइएगा। तो इसको कर देंगे कि आप प्रातः काल में आइएगा। प्रातः काल में आइएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखना है बेटा। किसके सहित लिखना है बेटा? उदाहरण सहित करुण रस या फिर शांत रस के विषय में लिखना है।
करुण रस या फिर शांत रस के विषय में। तो देखिए बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं करुण रस की, करुण रस को मैं लिख के दिखा देता हूँ, दूसरा अपना कर लेना। करुण रस क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक होता है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नष्ट हो जाने से या न मिलने से जो शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? करुण रस। जैसे ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये आपका एक बेटा करुण रस की भावना है। यहाँ पर शहीदों के लिए हमारे मन में एक विलाप की भावना उत्पन्न हो रही। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट बोल रहा है अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार के लक्षण सहित उदाहरण लिखना है किसी एक को। तो अनुप्रास को लिख दो या रूपक को लिख दो। तो मैं यहाँ पर आपको अनुप्रास लिख के दिखा देता हूँ बेटा। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब काव्य या कविता में समान वर्ण बार बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब इसमें देखिए स्पष्टीकरण में उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में टावर्ड का आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बेटा। चौपाई छंद या सोरठा छंद, चौपाई छंद या सोरठा छंद में किसी एक को उदाहरण सहित इसके लक्षण बताना। उदाहरण सहित क्या करना है बेटा? इसके लक्षण बताना है। चाहे चौपाई की बताइए चाहे सोरठा। तो हम लोग सोरठा को मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए सोरठा में यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। पहली बात याद रखना, ये एक कैसा छंद है बेटा? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा? 4 चरण होते हैं। काव्य के जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा अंत में गुरु या लघु होता है और कहीं कहीं पर तुक भी मिलता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इतना आपको लिखना होगा सोरठा में। नेक्स्ट उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकट अपार नेति नेति नित निगम कहे। ये आपका एक क्या है बेटा? सोरठा है। स्पष्टीकरण की बात की जाए तो इस पद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, अतः यह एक सोरठा है। तो इतना लिख देना था इसमें बेटा। नेक्स्ट अब आपको एक पत्र लिखना होगा, 6 नंबर का होगा बेटा। किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखना है जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारियों के प्रति नगर स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करना है। एक आपको पत्र लिखना है। किसको लिखना है बेटा? दैनिक समाचार पत्र में जो शहर में फैली हुई जो गंदगी है उसके तरफ स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान आकर्षित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर उसको नहीं करना तो दूसरा पत्र ये है, दो में से कोई एक पत्र लिखना होता है बेटा। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु प्राप्त के लिए आवेदन कि हमको ऋण चाहिए प्राप्त करने हेतु, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति, यहाँ पर ऋण लिखना चाहिए था, ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेटा निबंध की, तो ये हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन होता है निबंध का। क्या है? कृषक जीवन की त्रासदी, अनियंत्रित भ्रष्टाचार और निवारण, महिला आरक्षण की सार्थकता, बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या। तो ये दो आप तैयार कर लीजिएगा लास्ट वाले, महिला आरक्षण की सार्थकता और बढ़ती जनसंख्या तथा बेरोजगारी की समस्या। तो आपको आज मैंने पूरा का पूरा पेपर डिस्कस कर दिया है कि कौन सा पेपर 2025 में आना और कैसे आना है। इस पेपर को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। ये पेपर आपको 80+ मार्क्स दिलाने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।